बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज, और आज 3 खबरें डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बात जो है, अब टैक्स सिर्फ मैं, आप और हमारे जैसे तनख्वाहदार लोग देंगे। हमारी तनख्वाहों से टैक्स काटा जाएगा और अय्याशी करने वाले उस पर अय्याशी करेंगे। ये भी चीज़ अब मंजर आम पर आ गई है। क्या हालात बने हैं, ये भी आपके साथ आज मैं वीलॉग में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भारत में होने वाला जो वर्ल्ड कप है, इसमें मैचों को रीशेड्यूल कर दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आईसीसी के अंदर ऐसा लगता है कि जो भारत चाहता है वही होता है। और इस पर भी बात करेंगे और बड़ी अहम खबर आपसे, बड़ी अहम डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। जबकि एक और अहम बात जो है वो, सेनेट ने बिल मौखर कर दिया है पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी केस की रोकथाम के लिए जो पेश किया गया था। इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीजें सामने आई हैं कि ये पता लग रहा है कि हमारे सेनेटर्स जो हैं वो हिलते हैं, वो कंप्यूटराइज्ड नहीं है। क्योंकि इससे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किए जा रहे थे, वो जिस स्पीड से पास किए जा रहे थे, ऐसा लगता नहीं था कि वहां पर हॉल में कोई मौजूद है। लेकिन इसमें हॉल में उन्होंने अपनी हाजिरी यकीनी बनाई और बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं जो टैक्स के हवाले से। मैंने आपको कहा कि अब ये देखे ना, ये मक्खियां भी जो है वो भी हमारे ही पीछे लगेंगी। टैक्स के हवाले से जो मैं बात करूंगा कि 2 रोज कबल शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम के अंदर शब्बर रजा रिजवी साहब, शब्बर जैदी साहब जो है, शब्बर रजा रिजवी तो एक कोर्ट के जज थे, शब्बर जैदी साहब ने जो एक बात की है, और बड़ी धमाका खेज बातें उन्होंने की हैं उसके अंदर, जिससे यकीनन मेरे आप जैसा जो तनख्वाहदार है वो परेशान हो गया। क्योंकि हमारे पे टैक्स लगाना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम एहतजाज नहीं करते। हमारे आवाज़ पर 1000, 2000, 10,000 बंदे सड़कों पर नहीं आते, सड़कें ब्लॉक नहीं करते ना। हम जो आम टैक्स देने वाले हैं, हमारे कहने पर कोई एमएनए बनते हैं या 40-50 एमएनए हो, और हम हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करते हो, तो यकीनन हमारी भी सुनी जाए। और जब हम इन तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम इतने ताकतवर नहीं हैं तो वो कि किसी की हुकूमत बना सकें या गिरा सकें, तो फिर हमें इस टैक्स के अंदर पिसना पड़ेगा। शब्बर रिजवी साहब ने जो है, शब्बर जैदी साहब ने जो बात की है, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की डिफॉल्ट के बारे में। से उन्होंने कहा कि माहौल इस तरह का बन गया था कि डिफॉल्ट के करीब जा रहे थे, लेकिन अब दिसंबर तक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, कोई खतरा मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने बात की बिजली का यूनिट के हवाले से भी कि 50 रुपए का यूनिट इस वक्त जो है वो, ये गुफ्तगू प्रोग्राम के अंदर हुई। ज़राअत प्रॉपर्टी टैक्स, फिर उसके बाद बिजनेसमैन टैक्स, ये तमाम टैक्सेस जो हैं वो जब आप लगाते हैं तो किस किस दबाव का सामना करना पड़ता है। ये भी बात शब्बर जैदी साहब ने अपने उस गुफ्तगू के अंदर ये कही। तनख्वाहदार तबका 264 अरब रुपए का टैक्स इस वक्त अदा कर रहा है, जबकि दीगर लोग जो है वो, दीगर तबका जो है वो बहुत कम मिकदार में जो है वो टैक्स दे रहा है। बड़े बड़े जिम्मेदारों पर टैक्स लगाना जरूरी है। हमसाया मुल्क में टैक्स लगे हुए हैं, लेकिन इस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, यानी कि जिम्मेदारों पर टैक्स कौन लगाएगा। यहाँ पर तो जैदी साहब ने गुफ्तगू में अपना ये भी बताया कि जब उन्होंने टैक्स लगाया था तो शाह महमूद कुरैशी साहब 40 एमएनए के साथ, जिनमें तमाम सियासी जमातों के थे, यानी कि कोई भी आम लोगों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ सिंसियर नहीं है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो वो कहते हैं कि 40 के करीब एमएनए शाह महमूद कुरैशी साहब जो एक इनकलाब बर्पा करने के लिए निकले थे इमरान खान साहब के साथ, उनकी क़यादत में इमरान खान साहब के दौर में आके शब्बर जैदी साहब को कहते हैं कि जनाब, ये तो आप बच्चे हैं, अभी आपको पता नहीं है, हम तो हुकूमतें बनाते हैं, हम तो हुकूमतें गिराते हैं, और हम अगर साइड पे हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो इसलिए ये आप हमें इन चक्रों में ना डालें, इन चक्रों में ना डालें, हमें टैक्स से दूर रखें। जो हम दे रहे हैं, जिस तरह खुशी से जितना देते हैं, उसे कबूल फरमाया जाए, और अगर कबूल नहीं फरमाएंगे तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। ये हर दौर में, हर हुकूमत में इस तरह के लोग होते हैं। टैक्स में इजाफा वो कहते हैं किया, रियल स्टेट के टैक्स में इजाफा किया,
तो बेशुमार ताकतवर लोग निकल के सामने आ गए, उन्होंने कहा हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे, हम हड़ताल पे चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली इसको भी वो कह रहे हैं खत्म करना पड़ा। फिर कह रहे हैं स्मगलिंग। अब स्मगलिंग के बारे में भी जब बात की उन्होंने कि भी इसके ऊपर भी टैक्स लगाएं, इसको भी प्रॉपर तरीके से इसकी जो रोकथाम की जा सकती है कानूनी तौर पर, तो फिर भी बड़े बड़े कद्दावर लोग आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बेरोजगार हैं, लोगों का वाबस्ता है, तो अगर इसको रोकेंगे तो सखर तक बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो मकसद ये कहने का कि ये कोई आम गरीब लोग तो नहीं है जिनके लिए दो वक्त की रोटी का मसला हो। जो बड़े माफियाज हैं, चाहे वो उसमें वो हैं जमींदारे में हैं, या वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल स्टेट का काम कर रहे हैं, या बिजनेस काम अपना कर रहे हैं, जो टैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता। और टैक्स का मलबा क्या होता है? अच्छा, बजाय इसके कि कोई भी हुकूमत उन लोगों के गिर्द शिकंजा तंग करे और उन्हें कहे भाई जाओ, तुम्हारी जो तुमने करना है तुम कर लो, हम तो ये टैक्स लगाएंगे। जनरल मुशर्रफ जैसे ताकतवर सदर को भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि जो भी हुकूमत बनाएगा वो ऐसे ही करेगा। तो फिर इससे बेहतर तो यही हाल है कि फिर इन MNAs या इस तरह के जो लोग हैं इन्वॉल्व हैं, इनसे जान इस तरह की छुड़ा ली जाए कि फिर आप सिस्टम इस तरह का बना दें कि कम से कम ये टैक्स नेट के अंदर आए, तमाम लोग इस टैक्स नेट में आए और ब्लैकमेल ना कर सके। किसी को ये खतरा ना हो किसी की कि मैं कल को नवाज शरीफ साहब आ गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए, बिलावल साहब आ गए, तो ये MNA फिर भी अंदर ही होंगे, मैं और आप तो नहीं जाएंगे असेंबली में, तो फिर ये बात जाके कहेंगे कि भाई हम तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। तो अब या तो पाकिस्तान को बचाएं या फिर अपनी हुकूमत बचाएं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि कौन सा लॉ लग जाए, कम से कम उस लॉ में ये किसी ब्लैकमेल तो नहीं होंगे ना, किसी वडेरे से, किसी बड़े बिजनेस टाइकन से, किसी ऐसे से कि टैक्स पकड़ा में डाला तो हम MNA अपने साइड पे कर लेंगे और हमारे लिए आपके लिए मसला बन जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, मेरे लिए आपके लिए, आम लोगों के लिए कोई नहीं सोचता। तमाम लोग अपनी सीटों के लिए, अपना खजाना भरने के लिए, अपने नस्लों को संवारने के लिए सिर्फ उस पर फोकस करते हैं, उन्हें बाकी किसी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी खबर जो है वो इंपॉर्टेंट खबर आज की, वो ये है कि जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है इस वक्त भारत में, और उस पे भी जो कुछ चीजें सामने आई हैं भारत में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इनका जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को ये मैच होगा, पहले इसकी 15 की तारीख थी। अब इसके बाद जो है ना वो तमाम मैचेस जो है ना वो क्योंकि उनका शेड्यूल डिस्टर्ब होने का चांस है। हम देखें इनका एक नवरात्रि त्योहार है कोई इंडिया का, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, अभी मुझे पता लगा इसका, वो आ रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने 15 की बजाय उसको की है। अब आप ये देखें कि ICC में भारत का पूरा इन्फ्लुएंस है, ये सबको पता है, भारत जो चाहता है वैसे करता है, ICC में उसके अपने लोग बैठे हुए हैं। तो ये वर्ल्ड कप का तमाम शेड्यूल मुतासिर होने का खतरा एक मरतबा पैदा हो गया है। पाकिस्तान का और इंडिया का मैच तो खैर वो रीशेड्यूल कर दिया गया है, बाकी के भी खतरा इस चीज का है। तीसरी और अहम खबर, खुशी की खबर यह है कि हमारे सेनेट या ऐवान बाला या पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों ने इस मरतबा थोड़ा सा स्टैंड लिया और बताया कि हम लोग सुनते हैं बिल, क्योंकि जिस तरीके से हुकूमत पिछले कुछ अरसे से बिल आता था मंजूर, आया मंजूर, पार्लियामेंट में आया मंजूर, वो थोड़ा सा सिस्टम उन्होंने चेंज किया। वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल सेनेट में पेश किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से मुजवजा बिल पर ऐवान में राय मांगी गई। बेशतर अरकान सेनेट ने पार्टी वाबस्तगी से आजाद होकर इस बिल की शदीद मुखालफत की। मैं जरा थोड़ा सा इसका मतन बता दूं आपको कि क्या है। मुखालफत की, तबाहकुन करार इसको, और कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना किया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के इस बिल को ऐवान में लाने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। कल को कोई भी इस बिल का शिकार हो सकता है।
سینیٹر عبد الغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اس بل سے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہوں گے۔ کامران مرتضیٰ بولے ایسے قانون سازی نہ کی جائے جو آئین اور قانون کے خلاف چلتی ہو۔ سینیٹر کے شدید رد عمل کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے جو ہے وہ اس کو مؤخر کر دیا ہے، جو ہے انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا، فیصلہ کیا اقدام اٹھاتے ہیں کہ حکومت اس بل کو ڈراپ کرے اور اس کو مؤخر کیا گیا۔ مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد اور مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ملوث کسی فرد یا تنظیم کو پرتشدد واقعات میں کسی کو اکسانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر مذہبی یا سیاسی تشدد کو سراہنا اور اس کی معلومات پھیلانا بھی پرتشدد واقعات میں آئے گا۔ پھر پرتشدد انتہا پسندی میں لسٹ میں 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر سکتے ہیں، لسٹ 1 اور 2 میں شامل کر سکتے ہیں، جبکہ لسٹ میں ایسے افراد کو شامل کیا جائے گا جو خود پرتشدد واقعات میں ملوث ہوں یا لوگوں کو اکسائیں۔ مجوزہ بل کے مطابق حکومتی پرتشدد سیاسی مذہبی تنظیم اور افراد کے میڈیا تک رسائی پر پابندی عائد کی جا سکے گی۔ مواد کو سوشل میڈیا سے فوری ڈیلیٹ یا بلاک کر دیا جائے گا اور ایسا کرنے پر عمل ناقابل ضمانت جرم قرار دیا جائے گا۔ مجوزہ بل میں پرتشدد انتہا پسندی کی ڈومین میں آنے والے تمام سیاسی اور غیر سیاسی افراد کے لیے کڑی سزائیں تجویز کی گئی، جس کے مطابق پرتشدد انتہا پسند شخص کو 3 سے 10 سال قید کی سزا اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا، جبکہ قانون کی دیگر خلاف ورزیوں پر 1 سے 5 سال کی قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ دوسری جانب تشدد انتہا پسندی اور ملوث تنظیم کی 50 لاکھ روپے جرمانہ قرار کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پھر جبکہ اس کی جماعتی حمایتی تنظیم کو 20 لاکھ روپیہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہا پسندی چاہے مذہبی یا سیاسی، اس میں ملوث تمام تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کے پاسپورٹ، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے، ضبط کیے جائیں گے اور پابندی بھی لگائی جا سکے گی۔ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ تمام چیزیں کسی خاص مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں، کسی خاص کو پابند کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں؟ تو میرے خیال میں بڑی اچھے سٹیپ لیا ہے سینیٹر حضرات نے اور اس کو کم از کم مؤخر کروا لیا ہے اس چیز کے لیے، اس بل کو، کیونکہ یہ بالکل درست کہا کہ اگر یہ بل کسی کے لیے بنایا جائے گا تو کل اس کے نرغے میں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔